ब्रह्म दक्ष्यश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरकी प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि अपनी लास्ट जो हमने क्लास करी थी उसमें हमने अन्नपान चतुष्की के बाद संग्रह द्वय में जो अध्याय आए हैं उनके भी इंडेक्स जो थी वो हमने पढ़ ली थी। आज जो है हम निदान स्थान की इंडेक्स देखेंगे। एक बार हमारी पूरी चरक संहिता की इंडेक्स एक बार कंप्लीट हो जाए सारे स्थानों की, तो फिर हम एक एक करके चैप्टर उठाएंगे। तो आज जो है आप देखिएगा निदान स्थान का जो पहला अध्याय है उसकी इंडेक्स हम देखेंगे। निदान स्थान का जो सूत्र स्थान के बाद हम देखते हैं कि आचार्यों ने निदान स्थान का वर्णन करा है। निदान स्थान में टोटल जो है 8 अध्यायों का वर्णन किया गया है और इसमें सबसे पहला जो अध्याय है वो है ज्वर निदान। तो जब हम ज्वर निदान की इंडेक्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या करा है कि सिर्फ ज्वर के हेतु, लिंग, हेतु, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति ये ना बता करके क्या करा है कि निदान पंचक का भी वर्णन करा हुआ है। ठीक है, तो निदान पंचक क्यों इम्पोर्टेंस है? जब हम कोई भी डिज़ीज़ डायग्नोस करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि निदान पंचक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निदान पंचक का यूज़ करते हुए अगर हमने व्याधि डायग्नोस करी होगी तो उसकी चिकित्सा करना हमारे लिए इजी रहता है। जैसे कि एलोपैथ में होता है कि डिज़ीज़ डायग्नोस करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना। आपने देखा होगा कि हमें क्लिनिकल फीचर्स लिखने होते हैं, उसके बाद सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम क्या प्रोविजनल डायग्नोसिस बन रही है, क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिर जाकर के हम फाइनल डायग्नोसिस जो होती है वो बनाते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद में किसी व्याधि को डायग्नोस करने के लिए निदान पंचक के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो इस निदान पंचक का वर्णन जो करा है उन्होंने करा है सूत्र स्थान के बाद जो हमारा निदान स्थान आता है उसके पहले अध्याय में। तो पहला अध्याय हमारा जो है वो है ज्वर निदान। तो इसकी जो है जो पहला श्लोक है इसका, उसकी जब हम टीका देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि क्यों हमने सूत्र के बाद निदान का वर्णन करा है। सूत्र के बाद वो चाहते तो चिकित्सा का भी वर्णन कर सकते थे, तो सूत्र के बाद निदान का ही वर्णन क्यों आया है उसके लिए देखिए इसकी आपको टीका देखनी पड़ेगी। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है, संक्षेपेण हेतु लिंग अभिधायकम सूत्र स्थानम अनु प्रपंचेन हेतु लिंग अभिधायकम निदान स्थानम उच्यते हेतु लिंग ज्ञान पूर्विका ही चिकित्सा साध्वी भवती। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये जो निदान स्थान है इसमें हमने क्या करा है कि संक्षेप में, ठीक है, संक्षेप में हमने क्या करा है कि व्याधि के हेतु और उसके लक्षण उसका वर्णन करने के लिए इस निदान स्थान का वर्णन करा है सूत्र स्थान के बाद। ठीक है, अब इसका वर्णन करने के पीछे जो उन्होंने कारण बताया है वो उन्होंने इस कोटेशन से डिफाइन करी है। उन्होंने क्या कहा है, हेतु लिंग ज्ञान पूर्विका ही चिकित्सा साध्वी भवती। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जब हमें किसी व्याधि के हेतु और लिंग इसका ज्ञान होगा तभी हम उसकी चिकित्सा करेंगे। तो वो चिकित्सा क्या होती है, साध्वी होती है। साध्वी होती है यानी कि फलीभूत होती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको निदान पंचक का ज्ञान नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसके क्लिनिकल फीचर देखेंगे और या फिर उसका फीवर उसको लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने निदान पंचक पढ़े होंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके हेतु निकालने की कोशिश करेंगे, फिर हेतु के अकॉर्डिंग उसके पूर्व रूप क्या आए हैं, लक्षण क्या आए हैं,
फिर उसको किस चीज़ से उपशय मिला है, ठीक है, इन सब का वर्णन करते हुए तब आप उसकी संप्राप्ति एक डेवलप करेंगे। तो अगर हमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किसी व्याधि को ट्रीट करना है तो हमारे लिए निदान पंचक का ज्ञान होना ज़रूरी है। बिना निदान पंचक का ज्ञान हुए हम किसी भी व्याधि की संप्राप्ति नहीं बना सकते हैं। सिंपली अगर हम देखें भी तो अगर हम जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो जॉइंट डिसऑर्डर में भी क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आता है, सिंपली वो क्या कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है या फिर मेरे इस जोड़े में दर्द है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसके हेतु निकालते हैं कि उसने ऐसे कौन से हेतु करे हुए हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो उसने हेतु सेवन करे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको जॉइंट पेन है भी या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पूर्व रूप देखते हैं। पेशेंट जब अपने लक्षण बता रहा होता है तो उसी सब में वो अपने हेतु, रूप, पूर्व रूप, उपशय वो कैसे बताता है, जैसे कि सिंपली अगर पेशेंट उपशय नहीं भी बता रहा है तो भी हम उससे पूछ सकते हैं। जैसे जॉइंट डिसऑर्डर में अगर हम बात करें तो आमवात, संधिवात, ठीक है। तो आमवात में क्या होता है, जब पेशेंट ऑयल से मसाज करेगा तो उसे रिलीफ ना मिलके उसका दर्द जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चला, उपशय और अनुपशय का। तो इसीलिए निदान पंचक की इम्पोर्टेंस है। तो निदान पंचक का वर्णन हमें मिलेगा निदान स्थान के पहले अध्याय में, जिसका कि नाम है ज्वर अध्याय, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसकी इंडेक्स पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने क्या दिया है कि निदान के पर्याय बताए हैं, निदान के 3 टाइप बताए हैं, ठीक है। फिर व्याधि के भेद बताए हैं, व्याधि के पर्याय बताए हैं, और ये बोला है कि रोग का ज्ञान करने के जो उपाय हैं वो हमारे ये निदान पंचक हैं, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी सीनियर वैद्य से हम पूछ रहे होते हैं कि हम इस डिज़ीज़ में कैसे विचार करें, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, खुद से भी आप हर एक डिज़ीज़ के बारे में विचार कर सकते हैं अगर आपको निदान पंचक का ज्ञान है, ठीक है। तो निदान पंचक में क्या क्या चीज़ें आते हैं, सबसे पहले आता है निदान, फिर पूर्व रूप, फिर लक्षण, फिर उपशय और संप्राप्ति। इस तरीके से ज्वर निदान में उन्होंने निदान पंचक का वर्णन करके फिर क्या करा है, सबसे पहले ज्वर का वर्णन करा है। अब सबसे पहले ज्वर का ही वर्णन क्यों करा है, ज्वर का वर्णन करने का कारण ये है कि ज्वर को उन्होंने सभी व्याधियों का राजा कहा है, ठीक है। फिर उन्होंने वात ज्वर के हेतु बताए हैं, उसके संप्राप्ति लक्षण, पित्त ज्वर के हेतु संप्राप्ति उसके लक्षण, कफत ज्वर के हेतु संप्राप्ति और लक्षण। फिर उसके बाद उन्होंने द्वंद्वज और त्रिदोषज ज्वर का वर्णन करा है, आगंतुक ज्वर के कारण बताए हैं, आगंतुक ज्वर का क्या वैशिष्ट लक्षण होता है उसका वर्णन करा है, ज्वर के पूर्व रूप क्या हैं उसका वर्णन करा है, ज्वर की प्राग उत्पत्ति कैसे हुई थी उसका वर्णन करा है, और संक्षेप में उन्होंने क्या करा है कि ज्वर का चिकित्सा सूत्र भी बता दिया है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि अभी आप चिकित्सा स्थान में गए नहीं हैं, अभी हम सूत्र स्थान और निदान पे ही हैं, और वहीं पे ही उन्होंने कुछ कुछ चिकित्सा की बात करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा है कि ज्वर निदान में ज्वर के 8 भेदों का वर्णन करा है। फिर इसके बाद बात करते हैं रक्त पित्त की। ज्वर के बाद उन्होंने रक्त पित्त निदान का वर्णन करा है। इसमें हमें रक्त पित्त की निरुक्ति, पूर्व रूप, उसके उपद्रव, रक्त पित्त के 2 मार्ग, ठीक है, उसकी साध्यता, रक्त पित्त का विकृष्ट कारण क्या है। अब देखिए कारण भी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सन्निकृष्ट हेतु होता है, एक होता है विकृष्ट हेतु, ठीक है। सन्निकृष्ट हेतु क्या होता है, मान लीजिए आपने शाम में जा कर के कहीं चाट पकौड़े खाए और चाट पकौड़े खाने के बाद तुरंत आपको लूज़ मोशन हो गया या फिर कोई भी पेट का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है विकृष्ट हेतु। विकृष्ट हेतु में क्या होता है कि निदान हेतु सेवन आप आज करेंगे और दिक्कत आपको होगी कुछ टाइम के बाद। सिंपली जैसे होता क्या है, हेमंत ऋतुचर्या में हम सारे मधुर और कफवर्धक चीज़ों का
सेवन करते हैं और उसका सेवन करने के बाद जो हमें वसंत ऋतु में कफज विकार होते हैं तो वो क्या है, एक तरीके से विकृष्ट हेतु। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र बताया है, उसकी साध्य असाध्यता बताई है, ये बताया है कि अधोगत रक्त पित्त जो होता है वो याप्य होता है। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने रक्त पित्त निदान का भी वर्णन कर दिया है। फिर इन्होंने गुल्म का वर्णन करा है रक्त पित्त के बाद, उसमें उन्होंने गुल्म की संख्या संप्राप्ति, उसकी विशेषता समझने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चन करे हैं। निदान पंचक से गुल्म के भेद बताए हैं। ठीक है, उसके निदान संप्राप्ति और वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, त्रिदोषज गुल्म, रक्तज गुल्म। ठीक है, गुल्म के पूर्व रूप, और ये बताया है कि सभी गुल्मों में क्या होता है, वात की प्रधानता होती है। तो देखिए अभी हम चैप्टर के अंदर नहीं गए हैं और बाहर से ही हमें क्या पता चल गया सिर्फ इंडेक्स पढ़ने से कि हमारे पास कोई भी गुल्म का पेशेंट आए तो हमें उसमें वात की चिकित्सा करनी ही करनी है। जैसे योनि व्यापद में भी बोला है ना उन्होंने, जितने भी योनि व्यापद होते हैं उनमें वात की प्रधानता रहती है। उन्होंने ये बोल दिया है कि बिना वात के कोई भी योनि व्यापद नहीं होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने गुल्म के लिए भी बोल दिया है, चाहे गुल्म वातज हो, पित्तज हो, रक्तज हो या फिर सन्निपातज हो, उसमें क्या है कि वात दोष की प्रधानता रहेगी। फिर इसके बाद इन्होंने प्रमेय का वर्णन करा है, प्रमेय निदान का। उसमें इन्होंने क्या करा है, प्रमेय के भेद बताए हैं। फिर इसमें इन्होंने क्या करा है कि निदान दोष और दूष्य, इसकी प्रधानता से दो प्रकृति समसंवेद, विकृति समसंवेद, इसका वर्णन इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। फिर प्रमेय के निदान बताए हैं, प्रमेय के दूष्यों का वर्णन बताया है। फिर उन्होंने ये बताया है कि प्रमेय में वैसे तो प्रमेय त्रिदोषज होता है लेकिन उसमें कफ की प्रधानता रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने 10 प्रकार के कफज प्रमेय का वर्णन करा है। अब वो 10 प्रकार के कफज प्रमेय कौन कौन से हैं, उदक में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्र में, शुक्ल में, शीत में, सिक्ता में, सने में और अलाल में। ठीक है, अब देखिए इंडेक्स पढ़ने का बेनिफिट ये है कि हम अभी चैप्टर के अंदर डिटेलिंग में नहीं गए हैं, बस हमें सुपरफिशियली कुछ कुछ डिजीज़ के बारे में चीज़ें पता चलती जा रही हैं। जैसे कि गुल्म में मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या बोल दिया कि इसमें वात की प्रधानता होती है। अभी जब हम ये प्रमेय पढ़ रहे हैं तो उसमें उन्होंने हमें सीधे सीधे टाइप्स बता दिए हैं कफज, पित्तज और वातज प्रमेय के। तो इससे होता क्या है कि हमारा एक सुपरफिशियल व्यू हमें पता चल जाता है किसी भी डिज़ीज़ का। इसके अलावा होता क्या है कि पीजी की या फिर अलग जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी एक हमारी साथ साथ प्रिपरेशन हो जाती है। जैसे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं कि कफज प्रमेय कितने होते हैं, वातज कितने होते हैं, पित्तज कितने होते हैं। ठीक है, अभी जैसे रिसेंटली मेडिकल ऑफिसर का जो इंटरव्यू हुआ है उत्तराखंड में, तो उसमें भी ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं बहुत से बच्चों से कि कफज प्रमेय के कितने टाइप होते हैं, सबके नाम बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो होनी ही चाहिए। फिर इन्होंने पित्तज 6 पित्तज प्रमेयों का वर्णन करा है और ये बोला है कि पित्तज प्रमेय जो होते हैं याप्य होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है अभी रिसेंटली मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछा गया था कि वातज, पित्तज, कफज, इन तीनों में से कौन सा प्रमेय जो है याप्य होता है, कौन सा साध्य होता है और कौन सा असाध्य होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों पूछे गए। तो वहाँ पे क्या था कि इन क्वेश्चन को पूछने के बाद इसके पीछे ये भी लॉजिक पूछा गया था कि अगर तुम बोल रहे हो कि कफज प्रमेय साध्य होता है तो उसके साध्य होने का कारण क्या है। और आजकल जो बोला जाता है कि डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर देंगे, डायबिटीज़ को पूरी तरीके से रिवर्स किया जाता है, तो इसमें जो इन्होंने वातज प्रमेय को असाध्य बोल दिया है तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, पित्तज को आपने याप्य बोल दिया है तो उसको कैसे जस्टिफाई करोगे।
जो आप बोलते हो कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ों से ही वहाँ पे क्वेश्चन बन रहे थे और उसी चीज़ों में ही वो फिर लोगों को फंसा रहे थे। इसके अलावा देखिए, पित्तज प्रमेह के जो 6 टाइप है वो कौन कौन से हैं? क्षार में, काल में, नील में, रक्त में, मंजिष्ठा में और हारिद्र में। फिर उसके बाद वातज प्रमेह के 4 भेद बताए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। कभी कभी ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि मधुमेह जो है वो किस प्रकार का प्रमेह है, तो वो है वातज प्रमेह। फिर इसके बाद इन्होंने प्रमेह के पूर्व रूप बताए हैं, उसके उपद्रव, उसकी चिकित्सा सूत्र और प्रमेह रोग की उपमा। प्रमेह रोग की उपमा में उन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति क्या करता है, स्नान नहीं करता है, आलस से रहता है, तो उसको प्रमेह रोग होता ही होता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि स्थूल व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए प्रमेह जो है घातक है। जैसा कि आपने एलोपैथ में भी पढ़ा होगा ना कि जितने भी ओबेस लोग होते हैं उन लोग को वो क्या बोलते हैं कि आप अपना वेट कम कीजिए, नहीं तो आपको डायबिटीज़ होने के, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो उसका भी वर्णन आचार्यों ने इसमें करा हुआ है कि जो ये स्थूल व्यक्ति हैं उनको प्रमेह होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने कुष्ठ निदान का वर्णन करा है जिसमें कि इन्होंने हमें ये बताया है कि कुष्ठ में 7 द्रव्य होते हैं। तो क्या होता है कि पीजी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कुष्ठ में कितने द्रव्य होते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहता है 5, 10, 7 ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होता है कि कुष्ठ में 7 द्रव्य होते हैं। और इन्होंने क्या बताया है कि जितने भी कुष्ठ होते हैं वो त्रिदोषज होते हैं। फिर उनके कुष्ठ का पूर्व रूप बताया है। फिर डिफरेंट टाइप के ये जो 7 कुष्ठ होते हैं उनका नाम बताया है। तो 7 महाकुष्ठ कौन कौन से होते हैं? कपाल कुष्ठ, उदंबर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, ऋषिजीवा, पुंडरीक और सिद्धम कुष्ठ और काकड़ा कुष्ठ। फिर इसकी साध्यता और दोषों के आधार पर इनके क्या लक्षण होते हैं, इनके उपद्रव और इनकी चिकित्सा बताते हुए उन्होंने कुष्ठ निदान को भी समाप्त कर दिया है। तो आप ये देखिए कि अगर सिर्फ आप इंडेक्स पढ़ते हैं तो आपको क्या चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो ये चीज़ क्लियर होती है कि सारे के सारे कुष्ठ जो है वो त्रिदोषज होंगे। ठीक है, अब देखिए आपके ओपीडी में मान लीजिए कोई कुष्ठ का पेशेंट आता है, तो आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि उसमें पित्त दोष की ही आप चिकित्सा करें। आपको क्या करना है, उसको त्रिदोषज लेते हुए कंसीडर करना है। हाँ, ये बात है कि उसमें हम पित्त के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि गुल्म में होता है कि हम वात दोष के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर देखिए कुष्ठ के बाद उन्होंने शोष निदान का वर्णन करा है। तो उसमें उन्होंने क्या करा है, शोष के कारण बताए हैं। ठीक है, शोष का एक कारण क्या होता है, साहस होता है। 4 कारण होते हैं ना, साहस संधारण विषम आसन, ऐसे करके 4 निदान होते हैं उसके। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने साहस किसे बोलेंगे वो बताया है। फिर साहस करने से कैसे राज्यक्षमा उत्पन्न होगा उसका वर्णन करा है। फिर संधारण यानी कि क्या, जो वेगों का धारण करने की बात कही गई है उससे भी शोष उत्पन्न होता है, तो उसका वर्णन करा है। फिर धातुशय और फिर विषम भोजनजन्य शोष के कारण बताए हैं। फिर उन्होंने राज्यक्षमा की निरुक्ति, उसके पूर्व रूप और यक्षमा के एकादश रूपों का वर्णन करते हुए साध्यता बताई है। फिर उन्होंने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने उन्माद निदान का वर्णन करा है। उसमें उन्होंने उन्माद के भेद, संप्राप्ति, स्वरूप, पूर्व रूप, फिर वातज उन्माद क्या है, पित्तज क्या है, कफज क्या है, त्रिदोषज क्या है वो बताया है। उसका चिकित्सा सूत्र बताया है। फिर आगंतुज उन्माद, उन्माद के पूर्व रूप, भूतज उन्माद की प्रक्रिया। अब देखिए आपने देखा होगा कि किसी किसी केस में होता क्या है कि पेशेंट के सारे निदान हेतु आप देख लेते हैं, लेकिन आप उससे ये हेतु पूछना भूल जाते हैं जो कि हमें ये
भूतज उन्माद में बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ना कि चौराहे पे तुम्हें प्रॉपरली ऐसे कुछ चीज़ें लगानी नहीं चाहिए, वहाँ पे नमस्कार करना चाहिए, गायों की या फिर ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कई बार होता क्या है कि हम पेशेंट से इस तरीके की हिस्ट्री हम नहीं लेते हैं, ठीक है, जबकि ये भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हेतु हमारे बन रहे होते हैं। फिर आता है देवादि ग्रहों के आवेश और स्थान और उनका समय। देवादि जो ग्रह हैं वो कैसे हमारे शरीर में एंटर करेंगे, फिर उनका संबंध क्या है, इस तरीके से इन्होंने इस अध्याय को भी समाप्त करा है। फिर आता है अपस्मार। अपस्मार में इन्होंने अपस्मार के भेद, संप्राप्ति, पूर्व रूप, लक्षण, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, अपस्मार के लक्षण, उसका चिकित्सा सूत्र बताते हुए इन्होंने ये अपस्मार के बारे में इन्होंने इतना बताया है। फिर इन्होंने क्या करा है, जैसे इन्होंने क्या करा था कि ज्वर निदान में निदान पंचक का वर्णन करा था, वैसे ही निदान स्थान के लास्ट अध्याय अपस्मार निदान में इन्होंने क्या करा है, अपस्मार का तो वर्णन करा ही है, साथ ही साथ फिर इन्होंने क्या बताया है कि निदान स्थान में जो हमने ये एक सीक्वेंस से रोगों का वर्णन करा है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों हमने ज्वर के बाद रक्त पित्त के बाद फिर गुल्म, फिर प्रमेह, फिर कुष्ठ, ऐसे ही क्यों वर्णन करा है। इसका आंसर आपको मिलेगा निदान स्थान के 8वें अध्याय में। फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि रोग ज्ञान का फल क्या होता है, कि मतलब कि अगर हमें किसी रोग की जानकारी है तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अब मान लीजिए कि पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, ठीक है, आप ओपीडी में बैठे हुए हैं और पेशेंट क्या आता है कि अपनी कुछ बीमारी लेकर के आता है और आपने उस बीमारी के बारे में कभी सुना ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि हमें रोग ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर हमें रोग ज्ञान होगा तो हम पेशेंट के सामने घबराएंगे नहीं, ठीक है। जैसे कई बार भी होता है ना कि पेशेंट बहुत बड़ी बीमारी लेकर के आ जाता है, हम तो बैठे होते हैं जनरल प्रैक्टिस करने के लिए और पेशेंट जो है वो बहुत बड़ी कोई बीमारी लेकर के आ जाता है। तो इसीलिए क्या है कि सतत अध्ययन ज़रूरी है, जिससे कि पेशेंट हमारे पास कोई भी बीमारी लेकर के आए तो हम उस टाइम पे घबराएं नहीं, ठीक है। और कम से कम जो चीज़ें कॉमन हैं वो चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए क्लिनिक में बैठने से पहले या फिर क्लिनिक में बैठते हुए, क्योंकि पेशेंट कब कौन सी बीमारी लेकर के आ जाए आपको पता नहीं होता है। तो अगर आपने पहले से ही अध्ययन करा होगा, चीज़ों को पढ़ा होगा, तो क्या होगा, पेशेंट आपके सामने बैठेगा, अपने सिम्टम बताएगा और दूसरी तरफ आपके दिमाग में उसका डायग्नोसिस बन जाएगा, ठीक है। इसका सिंपली एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे मान लीजिए पेशेंट ने क्या कहा कि डॉक्टर साहब मुझे लैटरिन करते समय क्या होता है ना कि मल मार्ग में मुझे जलन होती है, ठीक है, जलन होती है, दर्द होती है और खुजली रहती है। तो उसने बस अपने ये 3 सिम्टम बताए, उसी से ही आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। क्या आपको क्लियर हो गया कि शायद इसे फिशर हो सकता है, ठीक है। फिर आप अपनी चीज़ को और क्लियर करने के लिए उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। जैसे कि आप उससे ये बोलेंगे कि जब आप लैटरिन करते हो तो उस टाइम पे ब्लड भी आता है क्या, तो पेशेंट कहेगा कि हाँ ब्लड आता है। फिर आपको और उसे क्लैरिफाई करना है और वो क्लैरिफाई आप तभी करेंगे जब आपने ऑलरेडी बुक पढ़ी होगी, ठीक है। फिर हम जब पेशेंट बोलता है कि हाँ गुदा मार्ग से ब्लड भी आ रहा था, तो हम उससे पूछते हैं ना कि ब्लड कैसे था, कि लैटरिन में मिक्स होकर के आया था या फिर एक धार के साथ आया था, तो उससे भी हमारा डायग्नोसिस जो होता है वो क्लियर होता है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि हमें रोग का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए पेशेंट आपके पास आता है प्रमेह का, ठीक है, और आप प्रमेह से सिर्फ अपने दिमाग में ये डाले हुए हैं कि प्रमेह मतलब शुगर लेवल बढ़ा हुआ आना, ठीक है, जबकि प्रमेह का मेन सिम्टम क्या है, प्रभूत अविल मूत्रता, यानी कि अधिक मात्रा में मूत्र का त्याग होना। जबकि होता क्या है कि जितने भी पेशेंट आपके पास आएंगे डायबिटीज़ के, उसमें से 60 से 80% लोगों को प्रभूत अविल मूत्रता हो ही नहीं रही होती है, फिर भी उनका डायबिटीज़, वहाँ का डायबिटीज़, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देख करके लोग उनका प्रमेह का ट्रीटमेंट चला रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको पहले डायग्नोस करना है, और डायग्नोस आप तब कर पाएंगे जब आपने निदान स्थान पढ़ा होगा,
वो भी चरक का। इसके अलावा आपने माधव निदान पढ़ी होगी, तब आप पेशेंट का निदान अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने क्या करा है कि 8वें अध्याय में हमें निदान अर्थिकर रोग, व्याधि संकर। अब देखिए निदान अर्थिकर रोग क्या होते हैं, ये भी हमसे पीजी में पूछा जाता है। फिर व्याधि संकर, एक आदर्श चिकित्सा क्या होती है, हेतु और व्याधि का क्या संबंध है। आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि राहुल सर हैं या फिर और कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर जो कि संहिता बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बार बार फोकस करते हैं कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि पेशेंट ने क्या हेतु सेवन करा है। जैसे धर्माधिकारी सर हैं, वो भी इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि पेशेंट ने क्या हेतु सेवन करा है। ठीक है, वो इसीलिए फोकस करते हैं कि बिना हेतु सेवन के कोई भी डिजीज़ हो नहीं सकती है। ठीक है, और ये जो सारे हेतु होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, दोषों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, दोषों को इफेक्ट करके तभी व्याधि क्रिएट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपको दोषों का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना दोषों के कोई भी व्याधि होती ही नहीं है। फिर इन्होंने क्या करा है कि हेतु और व्याधि का क्या संबंध है वो बताया है। ठीक है, अब आप ये सोचिए जब हेतु और व्याधि का संबंध है तो आपको हेतु के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपके पास कोई वात रक्त का पेशेंट आता है और आपने उसके हेतु ही नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो आता है एलोपैथ में दिखा करके, तो उसमें होता क्या है कि वो उसकी सारी प्रोटीन वाली डाइट जो है वो बंद कर देते हैं। वो उससे बोलते हैं कि आपको कोई भी दाल नहीं खानी है, आपको दूध नहीं लेना है, आपको पनीर नहीं लेना है, नॉनवेज आपको कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, जबकि आप अपने उसमें देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये तो हुआ एलोपैथी डॉक्टर की बात की, उसने उसे ये बेसिक चीज़ें तो बता दी, लेकिन हमारे उसमें जो वात रक्त का मेन कारण बताया गया है वो क्या बताया है, अचंक्रमण बताया है और ऐसी चीज़ों की सवारी बताया है जिसमें कि पैर लटके रहते हैं। अब आजकल के टाइम पे आप देखेंगे कि अगर कोई मेल पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपको उससे ये हिस्ट्री भी जाननी ज़रूरी है कि वो बाइक या स्कूटी से कितना ट्रैवल करता है। ठीक है, क्योंकि बाइक या स्कूटी में क्या है, पैर नीचे लटके हुए हैं ना, तो आपको ये भी उसकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। और अगर उसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको उसके ये वाले हेतु भी बंद करवाने होंगे। ठीक है, और दूसरी रही दाल की बात, तो जब आप अपने अकॉर्डिंग वात रक्त की संप्राप्ति देखेंगे, उसके पथ्य अपथ्य के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्होंने सभी दालें बंद करने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि आप मूंग की दाल खा सकते हैं, मसूर की खा सकते हैं, अरहर की खा सकते हैं, चने की खा सकते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी साइंस में होता क्या है, किसी का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया तो तुरंत वो उसकी सारी की सारी दालें बंद करवा देते हैं। तो इसीलिए भी आपको ज़रूरी है कि आप अपनी पैथी से ही डिज़ीज़ को डायग्नोस करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दूसरी पैथी को पढ़ें ना, दूसरी पैथी को भी आप पढ़ें, लेकिन उसको कंपेयर ना करें आयुर्वेद के साथ। और पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप कोशिश करें जितना कि आप उसको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसका डायग्नोस बना सकें। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से एलोपैथ पढ़ना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में उतरते हैं, प्रैक्टिस में बैठते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ कि एलोपैथ साइंस की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आपको एलोपैथ के बारे में पता होगा तो आप पेशेंट को अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि पेशेंट होता क्या है कि अपनी रिपोर्ट्स लेकर के आता है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे उसकी रिपोर्ट्स जो है पूरी एक तरीके से समझा दें, उसे समझा दें कि उसे ये बीमारी क्यों हुई है। तो नो डाउट कि आप उसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों के अकॉर्डिंग अगर आप उनको उनकी बीमारी समझाते हैं तो वो एक बहुत विश्वास के साथ आपकी मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या है कि ज्ञान आपको दोनों का ही होना चाहिए। अब आप अपनी चिकित्सा में किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप उसको कंपेयर करके चलते हैं। अगर आप उसे कंपेयर करके चलेंगे कि वात रक्त इज़ इक्वल टू गाउट या फिर आम वात इज़ इक्वल टू रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो आप फंस जाएंगे चिकित्सा करने में। आपको क्या करना है, फंसना नहीं है, बस आपको अपने माइंड में एक थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क लेकर के चलना है कि हाँ कि एलोपैथ में इस बीमारी के ये सिम्टम्स बताए हुए हैं। ठीक है, अब वो सिम्टम भी आपको ये देखने हैं कि दोषों के अकॉर्डिंग कहाँ फिट बैठ रहे हैं। ठीक है,
तो उसके बाद फिर आपको चिकित्सा करनी है। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है, व्याधि और चिकित्सा का संबंध बताया है, दोष अवस्था का महत्व बताया है, विकार की प्रकृति का महत्व बताया है, और इस तरीके से इन्होंने 8वें अध्याय का भी वर्णन कर दिया है। तो इस तरीके से आज हमने जो है निदान स्थान की पूरी इंडेक्स पढ़ी है। अब निदान स्थान के बाद इन्होंने विमान स्थान का वर्णन करा है, ठीक है। तो निदान के बाद इन्होंने विमान का वर्णन क्यों करा, इसका कारण देखने के लिए हम देखेंगे विमान स्थान का जो पहला अध्याय है उसको हम देखते हैं। तो उसको जब हम देखेंगे तो उसमें इन्होंने इस चीज़ का क्लैरिफाई करा हुआ है। उसमें उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने क्या बोला है कि निदान स्थान में हमने रोगों के बारे में बताया, ये बताया कि रोगों का डायग्नोस कैसे करोगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि रोगों की चिकित्सा का उपदेश करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग चिकित्सा होती है, यानी कि दोष औषध, बिना इसके ज्ञान हुए आप चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोष औषध आदि का विशेष ज्ञान कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, विमान स्थान का वर्णन कर रहे हैं। अगर आप विमान की मीनिंग देखेंगे तो विमान मतलब क्या, विशेष ज्ञान, ठीक है। तो यानी कि विमान स्थान क्या, दोष, रस, ठीक है, वातादि दोष, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त आदि रस और औषधि आदि का विशेष ज्ञान कराने वाला जो स्थान है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विमान स्थान कहते हैं। और विमान स्थान जो है वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों, क्योंकि इसमें इन्होंने हमें दोषों के बारे में बताया है, रसों के बारे में बताया है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के औषध द्रव्यों के बारे में बताया है। इसीलिए क्या है कि विमान स्थान जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कॉलेजों में क्या कराया जाता है कि विमान स्थान पढ़ाया नहीं जाता है और हम खुद से भी उसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन विमान स्थान की बहुत इम्पोर्टेंस है, वो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो विमान स्थान का पहला अध्याय है वो है रस विमान। तो इसमें क्या बताया है, इसमें हमें ये बताया है कि रस और दोष का आपस में क्या संबंध होता है। जैसे कि आपको सिंपली पता है कि मधुर, अम्ल, लवण ये क्या करते हैं, वात का शमन करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय ये क्या करते हैं, वात का प्रकोप करते हैं। तो इस तरीके से रस और दोषों के बीच में क्या संबंध है उसका वर्णन इन्होंने रस विमान में और अच्छे से करा हुआ है। रसों के भेद बताए हैं, दोषों के भेद बताए हैं, रसों के गुण बताए हैं, दोषों की वृद्धि और शमन, इसमें हमारे रसों का क्या रोल होता है इसका वर्णन करा है। फिर प्रकृति समसंवेद, विकृति समसंवेद इसका वर्णन करा है। इसके अलावा चतुर्विध प्रभाव का वर्णन करा है कि द्रव्य प्रभाव क्या होता है, ठीक है, तेल प्रभाव क्या होता है, घृत प्रभाव क्या होता है, मधु प्रभाव क्या होता है। फिर इसमें इन्होंने हमें 3 ऐसी चीज़ों का वर्णन करा है जिसका कि अत्यधिक सेवन हमें नहीं करना चाहिए। उन 3 चीज़ों में क्या आता है, पिपली, क्षार और लवण, ठीक है। इसमें इन्होंने हमें ये बताया है कि पिपली का अगर हम ज़्यादा सेवन करेंगे, क्षार का ज़्यादा सेवन करेंगे, लवण का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे कि क्षार के अधिक यूज से उन्होंने क्या बताया है कि पुंसत्व शक्ति का नाश होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका वर्णन करा है। फिर उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से इन 3 चीज़ों का यानी कि पिपली, क्षार और लवण इनका अधिक सेवन करने लगा है तो उसको हमें उसका त्याग कैसे करना है, कि उसे हमें तुरंत छोड़ना है या फिर एक क्रम से छोड़ना है। फिर इन्होंने सातम्य के लक्षण बताए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने इसमें अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। अब देखिए, पेशेंट आकर के हमसे डाइट के बारे में पूछता है तो अगर आपने अष्ट आहार विधि विशेष आयतन नहीं पढ़े हैं तो आप उसको एक अच्छी डाइट नहीं बता सकेंगे, एक अच्छा डाइट चार्ट आप उसे नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसीलिए अष्ट आहार विधि विशेष आयतन के बारे में हमें पता होना चाहिए और इसका वर्णन किया गया है रस विमान में, ठीक है। तो देखिए, इंडेक्स पढ़ने से हमारा बस
यही छोटी बहुत ही चीज़ों का फ़ायदा रहता है कि हमें चीज़ों के रेफरेंसेस पता चल जाते हैं, जिससे कि होता क्या है कि हम ओपीडी में बैठे हैं और हमें याद आता है कि यार कि हमें कोई भी टॉपिक याद आता है तो डायरेक्ट हम उसका रेफरेंस निकाल करके उसे ऑन द स्पॉट पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने इंडेक्स में हाईलाइट भी करते हुए चल सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में ये पता रहे कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ आई है। जैसे कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन आया है रस विमान में, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने आहार रिलेटेड सारी चीज़ों का वर्णन करा है अन्नपान चतुष्क में, ठीक है, सूत्र स्थान में, लेकिन उन्होंने आहार की जो विधि होती है उसका वर्णन कहाँ करा है, विमान स्थान में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर एक स्थान की अपनी कितनी इम्पोर्टेंस है, और अगर आप एक भी स्थान मिस करते हैं तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम पेशेंट को सारी चीज़ें बहुत अच्छी बता रहे होते हैं कि उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग पथ्य अपथ्य भी बहुत अच्छा बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा होता है डाइट का यूज़ करते हुए। तो हम कहाँ फंसते हैं, हमने उसे अष्ट आहार विधि विशेष आयतन इसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं समझाई होती हैं, ठीक है। तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में क्या क्या आता है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता, ये 8 चीज़ें इसमें आती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन से अगर कोई व्यक्ति अपना आहार लेता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने आहार विधि विधान का वर्णन करा है। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि हमें उष्ण भोजन लेना चाहिए, स्निग्ध भोजन लेना चाहिए, मात्रापूर्वक भोजन लेना चाहिए, एक आहार के जीर्ण होने पर ही भोजन करना चाहिए, अविरुद्ध वीर्य वाले आहार हमें नहीं लेने चाहिए, ठीक है। ईस्ट देश में अगर हम आहार ले रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर हम बहुत जल्दी जल्दी भोजन खा रहे हैं तो उससे हमें क्या हानि हो सकती है, अगर हम बहुत लेट भोजन कर रहे हैं तो हमें क्या हानि हो सकती है, ठीक है। इसमें बहुत जल्दी और बहुत लेट से मेरा मतलब ये है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, इतना लेट खाना खाते हैं कि पूरे आधा 1 घंटा लगा देते हैं खाना खाने में। तो उसके उन्होंने साइड इफ़ेक्ट हमें बताए हुए हैं। फिर तन्मना आहार लेने से क्या लाभ होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आहार के ऊपर फोकस करके अगर हम आहार लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। फिर आत्मशक्ति के अनुसार भोजन लेने से क्या लाभ होते हैं, ये बताते हुए उन्होंने रस विमान का यहाँ पे समाप्त कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा है, विमान स्थान में दूसरे अध्याय जो उन्होंने बताया है वो बताया है त्रिविध कुक्षीय अध्याय। तो त्रिविध कुक्षीय अध्याय में उन्होंने हमें ये बताया है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, अपनी कुक्षी के 3 भाग कर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मात्रा और अमात्रा का विचार करते हुए आहार लेना है। जब तक आपने खुद ये चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी तब तक आप पेशेंट को भी समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो पढ़ लेते हैं कि हाँ, कि कुक्षी को 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें वो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये हम देखेंगे जब हम त्रिविध कुक्षी अध्याय पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, उन्होंने ये बताया है कि मात्रापूर्वक आहार के क्या लक्षण हैं, कि मतलब मान लीजिए पेशेंट आपके पास अपनी कोई कंप्लेन लेकर के आया, ठीक है। अभी रिसेंटली जैसे मैं अपना बताऊं आपको, तो एक पेशेंट मेरे पास आई थी, लेडी थी वो। तो वो क्या कह रही थी कि मैम मेरा ना पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, ठीक है, कि मतलब लैट्रिन होती तो है लेकिन बहुत ही कम होती है, उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो फिर जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो देखा मैंने कि वो हीन मात्रा में आहार का सेवन कर रही थी, ठीक है, वो डाइटिंग कर रही थी। तो वो 1 रोटी, आधी रोटी इस तरीके से खाना खा रही थी, ठीक है। तो अगर पेशेंट हीन मात्रा में आहार का सेवन करेगा तो अंदर उसका मल तो बनेगा ही नहीं। जब अंदर मल बनेगा नहीं तो सुबह उठ करके निकलेगा कैसे मल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है ऐसा कि जो बोलता है कि उसका पेट साफ़ नहीं हो रहा है या फिर उसे प्रॉपर मोशन नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि वो मात्रापूर्वक आहार ले रहा है कि नहीं ले रहा है। क्योंकि आजकल होता क्या है कि लोग सोशल मीडिया में देख करके कुछ भी डाइट फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ भी डाइट फॉलो करते हैं तो उन्हें फिर कॉन्स्टिपेशन होना,
पेट अच्छे से साफ़ ना होना, ये छोटी छोटी चीज़ें उनको डेवलप हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको खुद से भी पता होना चाहिए कि एक पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए, मात्रापूर्वक आहार क्या है, हीन मात्रा में आहार लेने से क्या हानि होती है, और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट जो है वो मात्रापूर्वक आहार ले रहा है या फिर हीन मात्रा में या फिर अति मात्रा में आहार का सेवन कर रहा है। फिर उन्होंने ये बताया है कि हीन मात्रा में भोजन लेने से और अति मात्रा में भोजन लेने से क्या होता है, आम की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि क्या बोला जाता है कि हर डिजीज़ में आम दोष होता ही होता है, ठीक है। और मैं भी कई बार आपसे ग्रुप में या फिर वैसे भी बोल चुकी हूँ कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको आम दोष के बारे में, वात आदि दोषों के बारे में, रस रक्त मांस मेद आदि धातुओं के बारे में, मल मूत्र स्वेद, इस पुरुष मल मूत्र पुरुष और स्वेद, ये जो मल हैं इनके बारे में, स्रोतसों के बारे में, ठीक है, इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हीन मात्रा में भोजन लेना और अति मात्रा में भोजन लेना, ये क्या है कि आम उत्पत्ति का कारण है। अब मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है ज्वर का ही हमने एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि ज्वर की उत्पत्ति आम दोष से बताई है। इसी तरीके से गृहिणी का कोई पेशेंट आता है या फिर आम वात का कोई पेशेंट आता है, तो उसमें आपको पेशेंट को गाइड करना ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी है कहीं वो हीन मात्रा में या अति मात्रा में भोजन का सेवन तो नहीं कर रहा, जिससे कि क्या है कि उसकी बॉडी में आम दोष का संचय होने में है। तो होता क्या है कि आपने देखा कि हाँ पेशेंट को ज्वर है तो आपने उसे ज्वरग्न मेडिसिन तो दे दी, लेकिन उस ज्वर का जो मेन कारण था आम दोष, आपने उसकी चिकित्सा तो करी ही नहीं, ना आपने उसे पेशेंट को गाइड करा, ठीक है, कि जिससे कि उसकी बॉडी में आम का फॉर्मेशन ना हो। जैसे आम बात की ही अगर बात करें तो हम सिंपली क्या करते हैं, पेशेंट को पेन हो रहा होता है तो हम पेन के लिए तो दे देते हैं, लेकिन हम उसके आम के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, या आम पाचन के लिए हम उसे कोई मेडिसिन देते तो हैं। हमने मेडिसिन तो उसे दे दी, लेकिन आम उत्पत्ति का जो कारण है, जैसे कि अधिक मात्रा में भोजन करना, हीन मात्रा में भोजन करना, ये बेसिक चीज़ हम उसे बताना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे विमान स्थान में विसूचिका और अल्सक, यानी कि आम दोष से होने वाली दो व्याधियाँ विसूचिका और अल्सक का वर्णन करा है। अल्सक और दंड अल्सक क्या होता है इसके बारे में बताया है। आम विष कितना भयंकर हो सकता है, आम विष के वजह से इवन पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, इसका वर्णन उन्होंने करा है। अल्सक की चिकित्सा, विसूचिका की चिकित्सा, आम दोष होने पर हमें कैसा आहार लेना चाहिए, आम दोष की चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, इसका वर्णन करा है। और यहाँ पे उन्होंने वर्णन करा है आमाशय का, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स में हमें आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि अल्सक विसूचिका का वर्णन जो है वो विमान स्थान के दूसरे अध्याय में आया है, त्रिविध कुक्षी अध्याय में। इसके अलावा आम दोष के बारे में बेसिक नॉलेज इन्होंने हमें त्रिविध कुक्षी अध्याय में दी है। इसके अलावा आमाशय क्या होता है, ठीक है, उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पे त्रिविध कुक्षी अध्याय में दिया हुआ है।